Good morning to you all. Morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. I am audible. मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? Okay. Last time I have discussed political condition of India at the time of Turkey invasion in 11th and 12th century. हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसका हमने वीडियो भी आपको यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है और यह फर्स्ट यूनिट से संबंधित है, आपका यूनिट फर्स्ट से, कि तुर्की आक्रमण के समय भारत की क्या कंडीशन, राजनीतिक कंडीशन थी। और हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि यूनिट फर्स्ट से जो क्वेश्चन बनेंगे आप चाहे नोट कर लीजिए, बार बार उसी चीज़ को हम रिपीट नहीं करना चाहेंगे कि एक ही उत्तर, आंसर तो एक है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न आपका अलग अलग हो जाएगा। जो फर्स्ट यूनिट से बनता है, एक आप अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, पहला काम करिए ये, एक आप अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, उससे आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इस बार जैसे फर्स्ट यूनिट से जो प्रश्न आता है, जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें तुर्की आक्रमण के समय भारत की क्या दशा थी, यानी भारत की क्या कंडीशन थी एट द टाइम ऑफ टर्की इन्वेशन इन इंडिया। इसके बाद कंडीशन में हम लोग केवल पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन पर डिस्कस करते हैं। और दूसरा जो प्रश्न बनता है उसका भी उत्तर लगभग यही है कि क्या तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे। तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे, है ना। कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ राजपूत अगेंस्ट तुर्क, ये क्वेश्चन आता है। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ राजपूत अगेंस्ट तुर्क्स, मतलब कि तुर्की आक्रमण के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे, या फिर तुर्कों की राजपूतों के विरुद्ध सफलता के क्या कारण थे, है ना। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द सक्सेस ऑफ तुर्क्स अगेंस्ट राजपूत। तो ये तीन प्रश्न जो हमने आपको बताया, प्रश्न यूनिट फर्स्ट से बनता है, लेकिन उत्तर इसका एक ही होता है। उत्तर एक ये होता है जो कंडीशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, यह कंडीशन ही, यह सरकमटेंसेस, यह परिस्थितियां ही तुर्कों की सफलता के और राजपूतों की असफलता के कारण थे। क्लियर, है ना। हाँ, ये कहीं आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार इस चीज को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, और सब लोग अनसॉल्व पेपर जरूर खरीद लीजिए, है ना, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा। कोई डाउट अगर है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस सिनेरियो में, इस परिदृश्य में, हम लोगों ने राजपूतों के आक्रमण के समय भारत की क्या राजनीतिक दशा थी, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसको थोड़ा सा हम आपको शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि तुर्की, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस प्रोविंसेस इन एट द टाइम ऑफ टर्की इन्वेशन इन 11th एंड 12th सेंचुरी। 11वीं और 12वीं शताब्दी में भारत में जब तुर्कों का आक्रमण हुआ, उस समय जो भारतीय राज्य थे वे कई प्रांतों में विभक्त थे, एंड प्रोविंसेस वे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस जागीर्स। और जो प्रांत थे वे विभिन्न जागीरों में विभक्त थे, और इनमें लैक ऑफ यूनिटी थी, और एक दूसरे के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे थे, है ना। इनमें कोई आपसी सहमति नहीं थी, कोई एकता नहीं थी। जो राजपूत स्टेट थे उसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, और एक बहुत सामान्य सी बात कही थी कि जब घर में यूनिटी नहीं होती है तो बाहरी ताकतें बड़ी आसानी से उसमें अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल हो जाती हैं। ठीक ऐसे ही हुआ तुर्की आक्रमण के समय। भारत में
कई प्रांत थे जो आपस में विभक्त थे, एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे थे, जिसका ये परिणाम हुआ कि इन्होंने बिना ठोकर के तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसके कारण ये पराजित हो गए। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि शासन करना एक वर्ग विशेष की बात थी। ये कहा जाता था कि द क्षत्रिया हैड ओनली राइट टू रूल, यानी कि क्षत्रिय वर्ग को ही केवल शासन करने का अधिकार है। तो इसलिए जो अदर कास्ट के या जो वर्ण के लोग थे, लाइक शूद्र या फिर वैश्य, उन्होंने फिर समाज में यूनाइट होकर के युद्ध करने में सहभागिता नहीं की है, जिसके कारण से ये बातें हमें समझ में आती हैं, जिसको हमने पूरी डिटेल में आपको बताया हुआ है, पॉलिटिकल कंडीशन आपकी। तो इस पॉलिटिकल कंडीशन के कारण ही तुर्क जो है भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हुए थे और राजपूत जो है पराजित हुए थे। अब इसी से संबंधित अगला जो इसी का जो पार्ट है, जो भाग है कि सोशल कंडीशन क्या थी जब टर्की इन्वेशन हुआ। डिस्क्राइब द सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ टर्की इन्वेशन इन 11th एंड 12th सेंचुरी, यानी कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत की क्या सामाजिक दशा थी। इसमें हम एक चीज और भी आपको बता देंगे, आप कहीं नोट कर लीजिए कि जब हम 11वीं 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तुर्की आक्रमण की बात कर रहे हैं, तो केवल महमूद गजनवी या मोहम्मद गोरी की बात कर रहे हैं। यानी कि प्रश्न आपका तुर्क की जगह महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की दशा आता है, तब भी यही उत्तर होगा। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की क्या दशा थी, तब भी यही उत्तर होगा। यानी कि 11वीं 12वीं शताब्दी या फिर आपका तुर्क की जगह केवल महमूद गजनवी शब्द प्रयोग होता है कि आक्रमण के समय, या मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय क्या कंडीशन थी, तब भी इसका उत्तर एक ही होगा। ठीक है, इसमें आपको कहीं अलग भटकने की जरूरत नहीं। तुर्क से आशय यह है महमूद गजनवी एंड मोहम्मद गोरी। 11वीं और 12वीं शताब्दी से आशय है महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। ठीक है, क्लियर? यस, डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। यही तो मैंने बोला कि आपको एनसॉल्ट पेपर ले लीजिए, और लेकिन इसका आंसर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरी किताब में लिखा हुआ है या जो भी किताब हमने रिकमेंड की है, उसमें उसका उत्तर जो है आपको वही लिखना है, अलग उत्तर नहीं है। प्रश्न भले थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे, लेकिन आपको उत्तर घबराने की जरूरत नहीं है, उसका उत्तर आपको एक ही लिखना है। ठीक है, इसलिए इसलिए क्वेश्चन आप लिख लीजिए और उसके अनुसार आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन तुर्क ब्रैकेट में आप लिख लीजिए महमूद गजनवी एंड मोहम्मद गोरी बोथ, है ना, 11वीं 12वीं शताब्दी। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और निश्चित प्रश्न आते हैं, ये चीज आपको मान के चलना है। तो पॉलिटिकल कंडीशन हमने डिस्कस किया था। आज हम आपकी सोशल कंडीशन के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया इन द 11th एंड 12th सेंचुरी, 11वीं 12वीं शताब्दी में या महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय जो भारतीय जो समाज था, वह इट वाज बेस्ड ऑन वर्णाश्रम सिस्टम। वह जो है वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था, और वर्णाश्रम व्यवस्था यानी वर्ण वर्ण का जो ओरिजिन हुआ वह आपका वैदिक पीरियड में हुआ था, जहां से हम हिस्टोरिकल एविडेंसेस मानते हैं। प्री वैदिक एज में ऋग्वेद की सर्जना हुई थी, और ऋग्वेद काल जिसको बोलते हैं, प्री वैदिक एज ऋग्वेदा। तो उसमें जो डिफिनीशन दिया गया था आपका कि कैसे वर्ण की उत्पत्ति हुई, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
इन चार जो वर्ण हैं और बाद में आगे चलकर वर्ण ही कन्वर्टेड इनटू कास्टिज्म, वर्णाश्रम सिस्टम कन्वर्टेड इनटू कास्टिज्म इन पोस्ट या लेटर वैदिक एज। ये देखने की बात है कि ऋग्वेद जो है उसमें उसका 10वां पुरुष सूक्त है, जिसमें ये कहा गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति जो हुई है वो ब्रह्मा के मुख से हुई है, जो क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है वह उनकी भुजाओं से हुई है, और जो वैश्य वर्ग की जो उत्पत्ति हुई है वह उनकी कमर से हुई है, और शूद्र वर्ण की जो उत्पत्ति हुई है वह उनके पैर से हुई है। यानी कि द origin of according to Rigveda, the origin of Brahman was from the mouth of Brahma, and the Kshatriya originated from the arms, and Vaishya originated from the west, and the Shudra from the feet। यानी कि जो उत्पत्ति का जो विवरण इसमें दिया गया है आपका ऋग्वेद में, उसी के अनुसार ये कहा गया है कि आपका इनकी उत्पत्ति चूंकि ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसलिए ब्राह्मण जो है वह समाज में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। द ब्राह्मण हैड हाईएस्ट पोजीशन इन वर्णाश्रम सोसाइटी, और एंड ये जो दूसरा जो उनका जो व्यवसाय था, इनका जो प्रोफेशन था, जो ऑक्यूपेशन था, वह था कि स्पिरिचुअल वर्क करते थे, यानी कि आपका जो आध्यात्मिक कार्य करते थे। इसलिए चूंकि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई थी, इसलिए वे समाज में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। और जो क्षत्रिय थे उनकी उत्पत्ति चूंकि ब्रह्मा की भुजाओं से हुई थी, इसलिए युद्ध करना या शासन करने का जो राइट दिया गया था वह कहा गया था कि क्षत्रियों को है। यानी कि द क्षत्रिय हैड राइट टू रूल ओनली, है ना, कि केवल शासन करने का जो अधिकार था वह क्षत्रियों को दिया गया था। और वैश्य वर्ग जो था वह उनकी कमर से, वेस्ट से उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उनका जो मुख्य व्यवसाय गया था वह कृषि था, पशुपालन था और व्यापार था। The main occupation of Vaishya was agriculture, animal husbandry and trade, है ना। और जो शूद्रा का जो स्थान था वह सबसे अंतिम स्थान था, और उनकी उत्पत्ति चूंकि पैर से कहीं बताई गई है, इसलिए कहा गया था कि तीनों वर्णों की सेवा करना उनका कर्तव्य है। उस ड्यूटी वाज सर्व टू 3 वर्ण, है ना, तीनों वर्ण की सेवा करना उनका कर्तव्य है, क्योंकि और समाज में उनका सबसे अंतिम स्थान माना गया है। तो इस दृष्टि से यही वर्ण सिस्टम जो है वह आपका उत्तर वैदिक काल में जाति में कन्वर्ट हो गया। यानी कि जो वर्णाश्रम सिस्टम था कन्वर्टेड इनटू कास्ट सिस्टम इन लेटर वैदिक पीरियड। और यह सिस्टम पूरे एंशिएंट पीरियड से चला आ रहा था, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एट द प्रेजेंट सिनेरियो में भी हम देखें कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हमारा हिंदू समाज आज भी इस कास्टिज्म की दिक्कतों से निकल नहीं पाया है। आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो कॉन्सेप्ट है हमारे समाज में विद्यमान है। भले ही जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रभाव के कारण इसमें जरूर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो ऑक्यूपेशन निर्धारित किया गया है वेद के अनुसार, उसी को लोग मान रहे हैं, और समाज में कहीं न कहीं डिसहार्मनी है ना। उनके बीच वैमनस्यता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, भेदभाव है। ये दिक्कतें समाज में हमारी आज भी विद्यमान है।
तो मेरा सिर्फ ये बताने का आशय ये था कि जो तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय 11वीं-12वीं शताब्दी में भी भारतीय समाज का जो आधार था वह वर्ण व्यवस्था था, जहाँ वर्ण के अनुसार उनके कर्म को निर्धारित किया गया था और उनके ऑक्यूपेशन को निर्धारित किया गया था और यह वर्ण जाति में कन्वर्ट हो गया था, जिसका ये परिणाम हुआ कि लोग अपने अपने कर्म को ही अपने अपने कार्य को ही महत्व देते थे। जैसे समाज की जो बुराइयां थीं, जो प्रॉब्लम्स थी, जो इश्यूज थे, उसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि जिसमें ये था कि केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही वेद पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। उनको ही पूजा पाठ करने, वेद पढ़ने, सुनने का अधिकार था। यानी कि द ब्राह्मण एंड क्षत्रिय हैड ओनली राइट टू रीड, लिसन एंड सैल्वेशन टू वेदा। वेद को पढ़ने, सुनने को और जानने का अधिकार केवल आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय को था। वैश्य वर्ग और जो शूद्र वर्ग था उनको यह अधिकार नहीं था। और इसका बहुत ही व्यापक रूप में इसका जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो सोर्सेज है, हिस्टोरिकल जो सोर्सेज है, जिसमें अल बरूनी केम इन इंडिया विथ महमूद गजनवी इन 11th सेंचुरी। 11वीं शताब्दी में अल बरूनी जो महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान आया था, ही रोट तहकीकाते हिंद या हिंदुस्तान की कहानी जिसको कहते हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर यह बात लिखता है कि केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही वेद पढ़ने, सुनने और जानने का अधिकार है। और यह पता चल जाता था कि यदि वैश्य वर्ग ने या शूद्र वर्ग ने इसकी हिमायत की है तो उसकी जीभ काट ली जाती थी। यह समाज के लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग और बहुत ही कह सकते हैं कि बुराई भरा टास्क था। और में यही नहीं, आगे वह ये लिखता है कि जो वैश्य वर्ग था उसकी स्थिति शूद्रों से के ही बराबर थी, क्योंकि उनको भी शहर से बाहर दूर इलाके में रहना पड़ता था ताकि उनकी परछाई, उनकी शैडो दिखाई न पड़ जाए और उनके हाथ का छुआ हुआ कोई गिलास का पानी नहीं पीता था, खाना नहीं खाता था। तो ये लगभग सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो जो वैश्य वर्ग था, जिसमें किसान आते थे, मजदूर आते थे, व्यापारी आते थे, महाजन आते थे, और शूद्र वर्ग में जो आपका मैला ढोने वाले व्यक्ति थे या शेड्यूल्ड कास्ट के या शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग थे ये आते थे। तो इनकी सामाजिक स्थिति तो खराब थी ही, ये आर्थिक स्थिति में भी इनकी कोई भी इक्वालिटी नहीं थी, समानता नहीं थी, जिसके कारण इस समाज का सबसे शोषित कर सकते हैं कि और सबसे गरीब और पीड़ित व्यक्ति क्लास था जो आपका शूद्र क्लास था। इसके अलावा एक अंत्यज क्लास भी आता था जो प्रतिलोम विवाह के उपरांत जिनकी उत्पत्ति हुई थी। एक अनुलोम विवाह का मतलब उच्च वर्ण की पुरुष होता है और निम्न वर्ण की कन्या होती है, लेकिन प्रतिलोम विवाह का मतलब ये होता है जहां उच्च वर्ण की कन्या है और निम्न वर्ण का पुरुष है, अगर उससे जो संतान उत्पत्ति हुई उसको अंत्यज क्लास की श्रेणी में रखा जाता है। इसको हम उदाहरण के तौर पर इस तरह समझ सकते हैं कि अगर ब्राह्मण वर्ग का पुरुष है और क्षत्रिय वर्ग की महिला है तो यह अनुलोम विवाह की श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर क्षत्रिय या ब्राह्मण क्लास की महिला है और शूद्र क्लास का पुरुष है तो यह प्रतिलोम विवाह की श्रेणी में आएगा और इससे जो उत्पन्न संतान होगी वह अंत्यज क्लास में आएगी।
जिसका कोई डिफिनीशन वेद में नहीं दिया गया था, जिसमें हम लोग धोबी आज के उसमें कहते हैं, जो इफ यू डोंट माइंड, इतिहास है इसलिए हम इसको बताना हमारे लिए हमारा ये कर्तव्य है, वर्शिप है। तो मैं इसको कि उसमें आपकी मैला ढोने वाले लोग आते हैं, जिसमें आपके जिसको हम लोग डोम या चमार या फिर धोबी जैसी संज्ञा से संबोधित करते हैं। तो ये समाज में इतने क्लास थे और इनमें कहीं भी यूनिटी नहीं थी, इनमें लैक ऑफ यूनिटी थी। और यह लैक ऑफ यूनिटी सोशल डिस्क्रिमिनेशन के कारण थी, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन के कारण थी। जो धार्मिक जो आर्थिक जो भेदभाव था, जो हमें इक्वालिटी नहीं कहीं दिख रही है, जो समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो अनटचेबिलिटी थी, इसके कारण समाज में बहुत ज़्यादा शिथिलता आ गई थी। और ये भी देखने में आता था कि जो हायर क्लास के जो सामंत थे या फ्यूडल क्लास था, दे वेयर अपॉइंटेड ओनली इन ऑन हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, है ना, ऑफ द स्टेट। एंड जिसके कारण कि जो राजा की जो शक्ति थी वह भी छीड़ हो गई थी, विच रिड्यूस द पावर ऑफ द किंग, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो था कि एक वर्ग विशेष का ही समाज में प्रभुत्व था और उनका अधिकार था, जिसके कारण जो समाज का जो तीसरा और चौथा जो वर्ग था वह पीड़ित था, शोषित था, जिसके कारण समाज में एकता नहीं थी, समाज विभाजन था। और इस अनटचेबिलिटी और जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, इसका बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण अल बरूनी ने किया था। अभी हमने जिक्र किया, हु केम इन इंडिया इन 11th century with महमूद गजनवी एंड ही रोट तहकीकाते हिंद, जिसमें वो उसने लिखा है कि जो है यदि यह पता चल जाता था कि किसी ब्राह्मण ने किसी शूद्र के घर भोजन किया है, तो उसका जाति से उसको बहिष्कृत कर दिया जाता था, उसका बायकॉट कर दिया जाता था। और इसके बाद से अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम के द्वारा युद्ध बंदी बना लिया गया है, तो वह जब घर वापस लौटता था तो उसका शुद्धिकरण किया जाता था। और यह शुद्धिकरण करने का जो तरीका था उसमें था कि पानी, गोबर और दूध, इसका मिश्रण किया जाता था और उसको कुछ दिन तक रख दिया जाता था। और जब वह पूरी तरह से सड़ जाता था, तब उसका जो सड़ा हुआ जो जल होता था उसको पिला करके उसका शुद्धिकरण किया जाता था। ये कितना समाज में एक विभत्स रूप था। तो इसके अलावा हम ये देखते हैं कि समुद्र की यात्रा करना भी एक प्रकार से पाप समझा जाता था। श्री ट्रेवल वाज कंसीडर्ड ए शिन, है ना। तो ऐसी इस कंडीशन को परमात्मा शरण भी स्पष्ट तौर पे लिख चुके हैं, अकॉर्डिंग टू परमात्मा शरण, कि कास्ट सिस्टम वाज द मेन कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ राजपूत अगेंस्ट तुर्क। यानी तुर्कों के विरुद्ध जो राजपूतों की असफलता का मुख्य कारण था वह जाति सिस्टम था। यानी यह जाति सिस्टम जो छुआछूत था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो आपकी अनटचेबिलिटी थी, जो भेदभाव, जो छुआछूत था, जो जाति सिस्टम था, इसके कारण एक सोशल हार्मनी, जो सामाजिक जो समरसता नहीं थी, उसमें डिसहार्मनी थी, जिसके कारण से लैक ऑफ यूनिटी इन सोसाइटी, समाज में जो है एकता का पूरी तरह से अभाव हमें दिखाई पड़ता है। इस कारण से कि हर वर्ग का एक ऑक्यूपेशन एक निर्धारित कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में माना जाने लगा कि जो तुर्क बाहरी हैं, आक्रमण कर रहे हैं, वह
उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना केवल राजपूत क्षत्रिय वर्ग का कार्य है, क्षत्रिय वर्ग राजा है, सामंत जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका यह कर्तव्य है, वैश्य वर्ग का, शूद्र वर्ग का यह कर्तव्य नहीं है। यानी कि जो समाज का मैक्सिमम पॉपुलेशन था वह तुर्कों के खिलाफ यूनाइट होकर के लड़ाई में शामिल नहीं हो सका। यह तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की असफलता का सामाजिक कारण था। तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की सामाजिक दशा का हमने आपके सामने वृतांत प्रस्तुत किया। इसके अलावा समाज में आपका अन्य जो सामाजिक बुराइयां थी, जिसमें सती प्रथा थी, जो बाल विवाह, जो चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज था, इसके अलावा जो मल्टी मैरिज था, बहुविवाह था, या फिर जो डाउरी सिस्टम था, जो दहेज प्रथा थी, इस कारण ने समाज को पूरी तरह से अंदर से खोखला कर दिया था। यही कारण था कि जहां राजनीतिक दृष्टि से तो विभाजन था ही भारत में, सामाजिक दृष्टि से भी एक प्रकार का कह सकते हैं कि समरसता का अभाव था और उनमें यूनिटी का अभाव था और समाज में आपस में ही विभाजन था, जिसका लाभ तुर्कों ने भारत आक्रमण के समय उठाया था। क्लियर? कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, वेलकम है। क्योंकि अब हम लोग रेगुलर क्लासेस तो अब चलेंगी और पहले भी चल रही थी, तो बार बार उसी टॉपिक को हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे। पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। वही चीज़ मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा कि इसको हमने अपने लेक्चर में भी शामिल किया है कि राजपूतों के पराजय का और तुर्कों की सफलता का कारण अगर आता है तो राजनीतिक कारण भी यही लिखेंगे, उत्तर जो हमने अभी डिस्कस किया, सामाजिक कारण यही आप लिखेंगे। और इसके बाद से और अगर कंडीशन आता है तब भी आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि कोई डाउट हो तो आप पूछिए। बताया तो कितनी बार बताया, जिसने नोट किया हो इनको शेयर कर दीजिएगा। आंसर राइटिंग आपकी 500 टू 700 वर्ड्स इच आंसर है ना। प्रत्येक उत्तर आप जो है 500 से 700 शब्दों में आपको लिखना होगा और 3 घंटे का। नो, मैक्सिमम 5 to 6 पेज, मतलब दोनों तरफ मिला करके, है ना। हाँ हाँ। अब हम लोग इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक बार हम इसको समराइज करेंगे कल परसों मिला करके फिर से दोबारा, और कोई डाउट होगा तो आप इसको पूछ लीजिएगा। जो इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब आर्थिक होती है, और आर्थिक स्थिति से मतलब ये था कि अर्थव्यवस्था जो है कृषि से होती है, एग्रीकल्चर से होती है, आपका उद्योग से होती है, व्यापार से होती है, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, है ना। ये आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्थव्यवस्था होती है। तो इसको हम लोग सबसे पहले कृषि के बारे में देखते हैं। तो ये कहते हैं, ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर वाज द बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना। एट द टाइम ऑफ टर्की इन्वेशन, तुर्की आक्रमण के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आधार था, जो रीढ़ थी, वह कृषि थी। और कृषि में जो था वह उत्पादन, जो प्रोडक्शन था वह तो अच्छा था, और अर्थव्यवस्था एक प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था बन गई थी।
उत्पादन हो रहे थे, प्रोडक्शन हो रहे थे, लेकिन जो ट्रेड था, जो व्यापार था, वह उसका बहुत बुरा हाल था। और जो शहर थे, जो नगर थे, जो अर्बन्स थे, जो सिटीज थी, उनका जो है एक प्रकार से डिक्लाइन हो गया था। और जो मुद्रा, जो करेंसी थी, उसका भी प्रचलन कम हो गया था। द सर्कुलेशन ऑफ करेंसी वाज रिड्यूस्ड, है ना। इसका यही बेस है हमारा अर्थव्यवस्था का, कि जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत की जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आधार था, वह कृषि था। और कृषि में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन जरूर होता था, उत्पादन बढ़ गया था, उत्पादन हो रहा था, लेकिन सामंती सिस्टम के प्रचलन के कारण, जो सामंतवादी, जो फ्यूडल जो सिस्टम था, उसका जो स्ट्रीम कह सकते हैं यह पीरियड था। और इस कारण से सामंतों ने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया। उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो यह था कि अधिक से अधिक टैक्स की वसूली की जाए, जिससे उत्पादन बढ़ने के बावजूद भी किसानों की स्थिति बेहतर नहीं थी। किसान क्या थे? वह सामंतों के शोषण का शिकार थे। इसके अलावा चूंकि सामंत अधिकतर जमींदार होते थे, लैंडलॉर्ड होते थे, इसलिए वे अपनी जरूरत की, आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन कराने में इंटरेस्ट तो दिखाते थे, बट उन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया जो आपकी इंडिया की जो इकोनॉमिक थी उसको ग्रोथ कर सके। यानी कि हम जो है एक्सपोर्ट कर सके, हम निर्यात कर सके। यानी हमारा जो निर्यात था वह घट गया था। जब निर्यात होता है तब देश में विदेशी करेंसी आती है और उस देश की अर्थव्यवस्था बेहतर मानी जाती है। लेकिन अगर आपका निर्यात घट जाता है और आयात बढ़ जाता है, उस कंडीशन में आपके देश की अर्थव्यवस्था को खराब माना जाता है, क्योंकि आपकी मुद्रा जो होती है उसका स्टेटस काफी खराब हो जाता है। तो जो सोने थे, जो चांदी थे, उनकी कमी हो गई थी। इस कारण से मुद्रा जो थी, जो प्रचलन में थी, वह लगभग समाप्त हो गई थी। जो सिप था, जो कौड़ी कह सकते हैं, उसको नाम ही था कौड़ी, उसका प्रचलन जो है मुद्रा के रूप में होने लगा था सोने और चांदी की जगह। इसके बाद से हम लोग ये देखते हैं कि उद्योग था, जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी, उनका भी बुरा हाल था, क्योंकि सामंतों ने इनके ग्रोथ के लिए कोई अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए जो किसान थे वे मजदूर बन गए, और जो मजदूर थे उन्होंने अब कृषि करना प्रारंभ किया, जिसका ये परिणाम हुआ कि जो उद्योग था उसका ह्रास हुआ। अब जो आपका व्यापार था, ट्रेड जिसको हम कह सकते हैं, ट्रेड दो प्रकार का होता है। एक इंटरनल ट्रेड होता है और एक एक्सटर्नल ट्रेड होता है। यानी आंतरिक व्यापार होता है और बाह्य यानी विदेशी व्यापार होता है। आंतरिक व्यापार जो उस देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जाता है। जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगी तो जो एप्पल है, सेब का उत्पादन कश्मीर में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, लेकिन पूरे देश में एप्पल की बिक्री होती है। सिर्फ इसलिए कहते हैं कि जो ट्रकों के द्वारा या ट्रेन के द्वारा जो माल ढुलाई होती है, जो गुड्स का जो भेजा जाता है, यह आंतरिक व्यापार में आता है। और जो एक्सटर्नल ट्रेड होता है, जो बाह्य या विदेशी व्यापार होता है, यानी एक देश का दूसरे देश के साथ आयात और निर्यात,
यानी कि जब हमारे देश में किसी वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है और दूसरे देशों में उसकी डिमांड होती है, तो फिर उस देश के द्वारा जहाँ पर डिमांड की गई है, जब वस्तु को हम भेजते हैं, तो जो देश भेजता है वह निर्यातक होता है और देश जो मंगाता है वह आयातक देश होता है। इसको आप इस तरह से समझिए कि जैसे गल्फ कंट्री है, खाड़ी देश है, वहाँ पर ऑयल का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, पेट्रोल है, डीजल है, लेकिन हिंदुस्तान में उतना नहीं होता है। तो क्या करता है हिंदुस्तान? पेट्रोल और डीजल खाड़ी देशों से आयात करता है, यानी कि भारत आयातित देश हुआ और जो खाड़ी देश हुए वो निर्यातक देश हुए। तो जब हम खरीदते हैं कोई चीज़ तो उसके बदले में हम करेंसी देते हैं, यानी कि उस देश को प्रॉफिट होता है जो देश निर्यात करता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं तो पाते हैं कि हिंदुस्तान का जो निर्यात था, जो आपका पूर्वी और पश्चिमी जो दे रहा था, उसका प्रभाव कम हो गया था। जो जो आयात था वह भी एक तरीके से वह आयात बढ़ गया था, निर्यात घट गया था। इसके पीछे भारत की जो सामंती शासन व्यवस्था थी उसका जो था कंट्रीब्यूशन था, रोल था, क्योंकि सामंत अपने आवश्यकता और अनुसार जो है अर्थव्यवस्था को संचालित कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो मनी थी, जो करेंसी थी, वह प्रचुर में कम हो गई, सोने चांदी घट गए, जो आपके उद्योग धंधे थे वे उनका डिक्लाइन हो गया, जो हमारा जो ट्रेड था, जो एक्सटर्नल ट्रेड था, जो निर्यात हो रहा था, वह भी घट गया। जो श्रेणियां थी, जो गिल्ड्स थी, जो बैंक का भी काम करती थी, उनका स्थान अब मंदिरों ने ले लिया था। तो ये जो कंडीशन थी वह कहीं से भी इंडिया के, क्योंकि अगर हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो ही क्या करते हैं कि विकास कर पाते हैं। लेकिन जब हम आर्थिक रूप से असमान हैं, जो अर्थव्यवस्था थी वह पूरी तरह से सेंट्रलाइज थी, एक क्लास को लेकर के थी, यानी कि वह क्लास था सामंत क्लास। तो जो दूसरा क्लास, जो किसान था, जो मजदूर था, जो व्यापारी वर्ग था, वह शोषण का शिकार था। इसलिए एक प्रकार का जो इकोनॉमिक जो इक्वालिटी थी वह भी, उसका भी अभाव था, जिसके कारण से समाज में लोगों के बीच में वैमनस्यता थी। और यही कारण था कि जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया तो यह जो आर्थिक असमानता थी, इसने भी एक प्रकार से तुर्कों की राह भारत में आसान कर दी थी। इसके बाद से हम लोग आपका जो धार्मिक जो कंडीशन है उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो उस समय इंडिया में जो था वह जो बौद्ध धर्म का डिक्लाइन पीरियड है, और जो वैदिक धर्म है उसका एक प्रकार से री ओरिजिन हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ब्राह्मण और राजपूतों के बीच एक लाइंस होता है, क्योंकि ब्राह्मण को जरूरत थी व्यवसाय की, प्रोफेशन की, अर्थव्यवस्था अपनी मजबूत करने की, और क्षत्रियों को जरूरत थी, राजपूतों को जरूरत थी कि उनके शासन को ब्राह्मणों के द्वारा मान्यता प्रदान की जाए। तो एक प्रकार से पुनः ब्राह्मण और क्षत्रियों के गठजोड़ के कारण जो वैदिक धर्म जिसका ह्रास हो गया था बीच में बौद्ध धर्म, जैन धर्म के कारण, वह पुनः एक बार से री ओरिजिनेट हो रहा है। और जो समाज में जो वैश्य वर्ग है, जो शूद्र वर्ग है, इनकी स्थिति यहाँ पर खराब हो रही है। और दूसरी बात ये थी कि एक प्रकार से धर्म में अगाध आस्था होने के कारण
कर्मकांड के बढ़ने के कारण जो आपकी जो रिचुअल जो कंडीशन थी वह कि मंदिरों में शूद्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, वेद पढ़ने का उनको अधिकार नहीं है, यह स्थिति वैश्यों की भी थी। तो इसके कारण जो है बहुत मन में एक प्रकार का डिप्रेस्ड कह सकते हैं क्लास इन में की श्रेणी में आ गए थे। तो और ये माना जाने लगा था कि नियतिवाद या भाग्यवाद जिसको कहते हैं कि वो अल-बरूनी जो आपका हिंदुस्तान में यात्रा करने के लिए आता है, वो लिखता है कि हिंदुस्तान में जो हिंदू जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते, हिंदू बिलीव्ड इन आइडियल वर्शिप। तो और नियतिवाद में यानी कि या भाग्यवाद जो फैटलिज्म है उसमें विश्वास करते हैं। तो एक प्रकार से तुर्कों के आक्रमण को भी जो हिंदू क्लास था उन्होंने ये माना कि यह नियति, यह ईश्वर, यह गॉड का की इच्छा है और जिसको शासन करना होगा वह शासन करेगा। इस प्रकार से ये भाग्यवादी सोच ने भी और धार्मिक जो कर्मकांड था इसने भी जो है तुर्कों की राह भारत में स्थापित करने में आसान कर दी थी, क्योंकि समुद्र की यात्रा करना यात्रा को पाप समझा जाता था। द सी ट्रेवल कंसिडर्ड ए सिन, है ना। तो ऐसी स्थिति में इनका एक देश से दूसरे देशों से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। कोई जो नई टेक्नोलॉजी जो जिनका खोज हुई थी उनसे कोई इनका कांटेक्ट नहीं हो पाया था। तो ये जब बाहरी दुनिया से, बाहरी देशों से, टेक्नोलॉजी से कोई संपर्क नहीं हो सकता था, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुओं में या बार बार कहता है कि हिंदू फीलिंग वेरी प्राउड कि मेरे राजा जैसा कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, अल-बरूनी बात कहता है, मेरे देश जैसा कोई देश नहीं है। यह भावना इसलिए थी कि वे दूसरे देशों को से उनका कोई संपर्क नहीं था। ये सारी जो सिस्टम था, इस पूरे सिस्टम ने जो है तुर्कों को भारत में अपनी शासन सत्ता को स्थापित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि यानी कह सकते हैं कि कारण तैयार किया था। क्लियर? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो आपका ये पहला यूनिट का पहला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो कंडीशन है और तुर्कों की जो सफलता और राजपूतों की असफलता की जो कारण है, और एक दो कारण और होंगे जिसको हम अलग से कल डिस्कस कर लेंगे। इसको हम रिवाइज्ड कर लेंगे। हमें आशा है आपको समझ में आया होगा। और एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैं जो भी यूट्यूब पे अपना वीडियो अपलोड करता हूँ, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो भी मेरा लेक्चर होगा केवल आपके ही टॉपिक से संबंधित नहीं बल्कि BA2, BA3 या अदर जो भी कंपटीशन की दृष्टि से होंगे वो आपके पास पहुंचेगा। और NSS का जिन लोगों ने भी फॉर्म 59 में मेरा फिल कर लिया है, उनको दोबारा किसी दूसरे यूनिट में फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फिल किया तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये सिस्टम को इस तरह से अपडेट किया गया है। दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है वे दोबारा फिर से फॉर्म को फिल दूसरे यूनिट में नहीं करेंगे। ठीक है? और आप लोग अटेंडेंस कर दीजिए, फिल कर दीजिए। कर दिया? हाँ, तो ठीक है बेटा, आज का क्लास तो करते हैं। थैंक यू सो मच।